हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ के पीसेस प्लेटफॉर्म पे। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों हम एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर पॉलिटी की बात आए तो जब ये सीरीज कंप्लीट हो तो चाहे मेंस की बात हो चाहे प्रीलिम्स की बात हो, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इस सीरीज में और भी काफी वीडियोस आ चुकी हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखा है तो जरूर से जो पुरानी वीडियोस हैं इस सीरीज में पॉलिटी से लेके उन्हें जरूर देखेगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन रीड करने से पहले एक चीज और बोलूंगा कि आप लोग कमेंट्स जरूर किया करें, जो भी आपके डाउट्स हुआ करें वो जरूर आप कमेंट्स किया करें। और जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूं वीडियो के दौरान उसको भी आप उसके आंसर जो है वो कमेंट में जरूर पिन डाउन किया करें। और अपने जो भी थॉट्स हैं या जो भी आपको और भी कुछ इस तरह की अलग सीरीज चाहिए तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं और देखता रहता हूं और कमेंट्स एक ऐसा जरिया है जिससे हम एंगेज कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है 0 ओवर की। ये क्वेश्चन मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, पर इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को मैं बार बार रखता हूं ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। तो मैंने आपको बताया कि अगर 0 ओवर की बात करें तो 0 ओवर की अगर हम बात करें तो 0 ओवर आपका क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आवर में क्या होता है? क्वेश्चन आवर में आप समझ रहे हैं नाम से ही कि इसमें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सरकार के मंत्री होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ठीक इमीडिएट बाद आपका 0 ओवर होता है। अब 0 ओवर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 0 ओवर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस घंटे में, ठीक है, 0 ओवर में कौन कौन सा एजेंडा या कौन कौन से टॉपिक्स, ठीक है, जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, जैसे सपोज करें पार्लियामेंट का सेशन है, अब इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा, कौन कौन सी स्कीम्स पे बात की जाएगी। एक तरह से होता है ना, जो एजेंडा डिसाइड होता है वो आपका 0 ओवर में होता है। और इसका जो ड्यूरेशन है ये आपका इनडेफिनेट है। ठीक है, इनडेफिनेट है, यानी कि ये चाहे तो 20 से 25 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, अगर एजेंडा बहुत जल्दी से डिसाइड हो गया कि ये टॉपिक्स हैं, इस पे चर्चाएं होंगी और शुरू हो गया तो 20 मिनट में भी खत्म हो सकता है। और अगर ये लंबा का लंबा आपका 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे भी जा सकता है। तो इस वजह से कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग 1 घंटा मार देते हैं, पर 1 घंटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा कि 0 ओवर की मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी इनडेफिनेट पीरियड है, यानी कि आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, और सुबह से लेकर शाम तक ये भी हो सकता है कि सिर्फ एजेंडा ही डिसाइड हो रहा है और सेशन हुआ ही नहीं। तो इस वजह से जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 0 ओवर की कितनी, वो आपकी इनडेफिनेट है, 1 घंटा नहीं है। कई लोग 1 घंटा मार देते हैं कि उनको लगता है कि क्वेश्चन आवर 1 घंटा का सेशन होता है तो 0 ओवर भी 1 घंटा होगा, पर ये इनडेफिनेट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जर्नल डिस्कशन ऑन अ बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा। अच्छा, कमेंट में किसी ने कहा था कि हिंदी में बताइए। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद हिंदी का भी यहाँ मेंशन रहता है और क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी समझाता हूं। तो मैंने कई बार बोला है कि जो भाषा है वो कभी भी नॉलेज की बैरियर नहीं बनेगी। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको अगर नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, तो आप आराम से, किसी भी लैंग्वेज की वजह से आपका ज्ञान नहीं रुकेगा। तो इस वजह से मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं, हिंदी में यहाँ पे आपका ट्रांसलेटेड रहता है और फिर मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी समझा देता हूं। तो ऐसा इंग्लिश हिंदी की इशू नहीं आनी चाहिए, पर अगर आ रही है तो आपसे मैं ध्यान दूंगा कि क्वेश्चन को और अच्छे से हिंदी में और आप लोग को और बता दूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस स्टेज पर, ठीक है, जब बिल होता है, जब बिल पेश होता है तो किस स्टेज पर, देखिए जब बिल प्रेजेंट हुआ, ठीक है, अब बिल प्रेजेंट हो गया, अब बिल पे चर्चाएं होती ना, तो वो किस स्टेज पे चर्चा होती है? क्या वो पहले स्टेज पर होती है या इंट्रोडक्शन के साथ ही हो जाती है, सेकंड रीडिंग में होती है या रिपोर्ट स्टेज पर होती है? तो इसका आंसर है आपका सेकंड रीडिंग के दौरान। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बिल प्रेजेंट किया गया, ठीक है, बिल प्रेजेंट किया गया। अब बिल को पास करने के 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, बिल को पास करने के 3 स्टेजेस या 3 रीडिंग्स, कुछ भी आप कह लो, 3 स्टेजेस या 3 रीडिंग्स होती है। तो जो बिल पे इंट्रोडक्शन हो गया और बिल पे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, अब बिल पे चर्चा कब होगी, बिल पे डिस्कशन कब होगा? बिल पे आपका डिस्कस किया जाएगा या चर्चा होगी आपकी सेकेंड रीडिंग। मतलब किसी भी बिल को जैसे सपोज करिए लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ या राज्यसभा में बिल प्रेजेंट हुआ, तो इस बिल को पास होने के 3 स्टेजेस या 3 रीडिंग होती है। ठीक है, और सेकेंड रीडिंग पे, अगर जब बिल की सेकेंड रीडिंग होती है, तो जब बिल की सेकेंड रीडिंग होती है तो उस पर बिल पे चर्चा की जाती है। पहला जो होता है, पहले क्या होता है, पहले जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है, पहले जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज, क्या क्लॉज बाय क्लॉज जो है आपका बिल पे चर्चा होती है। यानी कि पहले एक जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है, एक जनरल डिस्कशन होता है, बिल पे एक जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज, सपोज करिए बिल में 10 क्लॉजेज हैं, कोई बिल प्रेजेंट हुआ है, उस बिल में 10 क्लॉजेज हैं, तो हर क्लॉज पर
क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3 से लेके क्लॉज नंबर 10 तक क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होगी। तो पहले जनरल डिस्कशन होगा, ओवरऑल बिल पे चर्चाएं होंगी, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो उस पर डिस्कशन होता है, और उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही वो जो बिल है वो पास होता है या वो पास नहीं हो पाता है, वो बात की बात है। तो अगर बिल को पास होना है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 रीडिंग में वो पास होता है। और बिल पे चर्चा किस रीडिंग पर होती है, किस स्टेज पर होती है, वो होती है आपकी ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीएससीज में आते ही आते हैं, स्पेशली आपका यूपी पीएससी में तो पूछता ही है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप सब जान रहे हैं कि 14 मई को आपका यूपी पीएससी का प्रीलिम्स लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये जो सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज पॉलिटिक्स चल रही, डिफर कैसे करती है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं बताता हूं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं बताता हूं, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है वो भी सारी चीजें मैं कवर करता हूं। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स रटा नहीं रहा हूं, आपको सारी चीजें समझा देता हूं। इस वजह से मैंने बोला है कि जितनी भी पुरानी वीडियोस इस सीरीज में आई हैं, आपने अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जरूर से देखेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रखे मैंने, तो उनको जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोविजन फॉर द कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कह रहा है कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस एक पार्लियामेंट्री टूल है, इसके वजह से किसका जो स्कोप है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का रिस्ट्रिक्शन की गई है, क्या क्वेश्चन आवर का रिस्ट्रिक्शन हुआ है, या अडजर्नमेंट मोशन का रिस्ट्रिक्शन हुआ है, या आपका 0 आवर का हुआ है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं कि इसका आंसर है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अब इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस, मतलब कॉलिंग अटेंशन मतलब कॉल करके अटेंशन नोटिस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इशू है और वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपका कॉलिंग अटेंशन नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है कि सरकार या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका अर्जेंटली इस टॉपिक पे, जो कि आपका जो भी रेलेवेंट हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है जो कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज करिए कि बिल पे, कोई पर्टिकुलर बिल पे डिस्कशन चल रहा है, पर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगा कि ये जो एक कोई टॉपिक है उस पे अटेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार का इमीडिएट बेसिस पे, तो क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कॉलिंग अटेंशन नोटिस। अब जब कॉलिंग अटेंशन नोटिस आ गया, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस का इस्तेमाल किया गया, तो इससे क्या होगा, इससे जो डिस्कशन है, ठीक है, जो चर्चा है इस पर्टिकुलर चीज पर जिसके लिए आपका कॉलिंग अटेंशन नोटिस बुलाया गया है, वो चर्चा जो है वो शॉर्ट नहीं रह जाएगी, फिर वो लॉन्ग हो जाएगी, मतलब काफी देर तक चर्चाएं चलेंगी। तो जब भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस होगा तो इसका रिस्ट्रिक्शन किस पे होगा, इसका रिस्ट्रिक्शन होगा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे। ऐसे क्या होता है कि अगर कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस नहीं बुलाए गए या नहीं इंप्लीमेंट किए गए हैं तो बहुत सारे बिल्स होते हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत छोटे ही डिस्कशन में जो चर्चा होती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और वो बिल जो है वो पास कर दिया जाता है। पर जब कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस आ जाएंगे, किसी पर्टिकुलर बिल या किसी पर्टिकुलर ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए जो कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फिर जो डिस्कशन होगा वो शॉर्ट नोटिस मतलब छोटे ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, वो जो डिस्कशन है वो पूरा होलिस्टिक होगा। इस वजह से कॉलिंग अटेंशन नोटिस क्या करता है, किसको रिस्ट्रिक्ट करता है या किसको रोकता है, वो है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। वैसे भी अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में जो डिबेट्स होते हैं ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा डिबेट होंगे, जितनी ज्यादा चर्चाएं होंगी ना, उतना ज्यादा अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू मिलेंगे। तो इस वजह से जो डिस्कशन होनी चाहिए ना, वो हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारा जो संविधान है वो इतना होलिस्टिक क्यों है, हर चीज उसमें क्यों कवर की गई है, क्योंकि जब संविधान की प्रक्रिया चल रही थी, जब संविधान बनाने की जब प्रक्रिया चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, एक प्रॉपर डिस्कशन होता था, एक प्रॉपर डिबेट होती थी, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को सुना जाता था, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को जो भी डिफर कर रहे हैं उनको भी सुना जाता था, सब एक मत पे आते थे, उसके बाद ही किसी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में इंडक्ट किया जाता था। तो इस वजह से एक हेल्दी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए जो डिस्कशन है वो छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिन भर एक ही टॉपिक पे बात होनी चाहिए, पर वो ऐसा डिस्कशन होना चाहिए कि वो होलिस्टिक होना चाहिए और जो भी कंसर्न्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से वो उस चर्चा में आने चाहिए। तो इस वजह से जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है वो रिस्ट्रिक्ट किसको करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। क्लियर हो गया, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, क्या होता है कॉलिंग अटेंशन नोटिस, किस वजह से इसका क्या काम हो सकता है, वो भी सारी चीजें बता दिया है। मैंने आपसे बार बार बोला है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के मैं आपको नहीं जाने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको पूरा होलिस्टिक सारी चीजें बताता हूं। चलो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीकर, आपने कभी देखा होगा लोकसभा स्पीकर, कभी आपने अगर पार्लियामेंट सेशन देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रोक देते हैं
ठीक है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, सपोज करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको कहते हैं कि आप बैठ जाइए, कोई दूसरे पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं वो बोलेंगे, सपोज करिए वाई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं आपका यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है, यील्डिंग द फ्लोर। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पीएससीज में आते हैं। सिर्फ आपको इस तरह ध्यान रखना है कि आपको एक ये इमेज बना लेनी है कि ऐसा क्वेश्चन आया, सपोज करिए कि कोई लोकसभा के स्पीकर, आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज में, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, कि स्पीकर ऑफ लोकसभा किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो बोल रहे हैं उनको बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसे नहीं बोलते हैं आप शांत हो जाइए, कहते हैं कि आप बैठ जाइए, कोई दूसरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किसी मेंबर को शांत करा के किसी और मेंबर से कुछ बुलवाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर प्रोसेस। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टेट पीएससीज में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसको मिस नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस मैं इंडेंट कर रहा हूं, ताकि बहुत लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पता रहते हैं पर बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। तो जिनको पता रहता है उनके लिए रिवीजन हो गया, जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया। तो दोनों ही लोगों को फायदा है, जिसको पता है उनको भी फायदा है, जिसको नहीं पता है उनको तो फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा बिल है, इन चारों में ऐसा कौन सा बिल है जो सेपरेटली राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, लोकसभा से भी पास होना चाहिए, और वो भी कैसे? वो आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अगर संविधान में किसी भी तरीका का अगर अमेंडमेंट लाना है, ठीक है, अगर अमेंडमेंट प्रपोज्ड है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर है। ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि कल को कोई ऐसी सरकार है जिसके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, ठीक है, ब्रूट मेजॉरिटी है, तो जो संविधान है, जो संविधान की फिलॉसफी, जो बेसिक फिलॉसफी है, उसको कहीं अमेंड ना कर दिया जाए। इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल से दिया गया है जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। लॉजिक इसका सिंपल यही है कि भाई जो संविधान की फिलॉसफी है, जो संविधान का बेसिक पार्ट है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड करने में, उसको कहीं अमेंड ना कर दिया जाए। इस वजह से लोकसभा, देखिए क्या होता है, लोकसभा में एक ब्रूट मेजॉरिटी आ सकती है क्योंकि वो इलेक्शन से आते हैं, पर राज्यसभा का स्ट्रक्चर ऐसे, राज्यसभा को ऐसे डिजाइन किया गया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे मेजॉरिटी आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कोई बिल ऐसा प्रेजेंट हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है, तो लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। और इन केस अगर वो पर्टिकुलर बिल, ठीक है, वो पर्टिकुलर बिल, उसमें कोई ऐसा क्लॉज है जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको कहीं वो इंपैक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल करके उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा हार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, और ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोविजन नहीं अमेंड कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया कि जो हमारा संविधान है ना, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों एक साथ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिजिड है कि अमेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि हर चीजें अमेंड ही होती चली जा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो सकते हैं, पर ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने पड़ते हैं, और वो ऐसे प्रोविजंस हैं जो शायद संविधान की जो बेसिक फिलॉसफी है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, कहीं उसको ना अमेंड कर दिया जाए। इस वजह से इतनी टाइटनिंग करी गई है कि पहले लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, और इन केस इन दोनों हाउसेस से पास हो गया और तब भी कोई ऐसा क्लॉज है उस बिल में जो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है हमारे संविधान की फिलॉसफी से, या जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का, अगर उससे कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है दैट यूजिंग जुडिशियल रिव्यू, Supreme Court has the authority to declare that particular bill unconstitutional on the ground that it is impacting the basic structure of the constitution. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है देखना है, ठीक है। ये नॉट इंक्लूड, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इन सारे वर्ड्स को हमेशा ध्यान दिया करिए, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है ना कि सिर्फ ये नॉट पे ध्यान ही नहीं जाता है, तो बस ये देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमने तो एकदम सही आंसर किया। फिर जब घर आते हैं फिर समझ में आता है कि अरे यार नॉट रह गया, ठीक है। तो नॉट करेक्ट, नॉट इंक्लूड, ठीक है, इनकरेक्ट, इन सारे वर्ड्स को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान आप कब दे पाएंगे? ध्यान आप तभी दे पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो आप बहुत ज्यादा जब तक कूल रहोगे,
ठीक है, कूल रहोगे, कंपोज रहोगे, जितना कम पैनिक रहोगे, जितना कम स्ट्रेस में रहोगे, उतना अच्छे से, उतनी बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ोगे और चांसेस रहेंगे कि लॉजिक से अगर क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, सपोज करो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो नहीं भी आ रहे हैं, पर अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा कूल है, कंपोज्ड है, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एग्जामिनेशन देने जाओ तो अपने दिमाग को कूल करके जाओ, कंपोज करके जाओ, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ एक एग्जाम है। एग्जाम को एग्जाम की तरह रहिए, एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करिए, इसको अपनी लाइफ मत बनाइए। ठीक है, चलिए आते हैं, क्या कह रहा है कि इन चारों में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनका स्टेटमेंट कौन सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बार बार बोलता हूं कि इतने बड़े स्टेटमेंट्स को देख के आप लोग ना घबराइए मत, ठीक है, आप लोग को सबसे पहले घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से बिफोर इट इनएक्टेड इनटू लॉ। अब देखिए एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, सरकार को जब भी कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, पैसा अगर निकालना है, ठीक है, पैसा अगर निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और उस एप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही जो सरकार है पैसा निकाल सकती है। तो इसमें ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो एप्रोप्रिएशन बिल है, जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल है वो आपका एक तरह का मनी बिल होता है। क्या होता है, एन एप्रोप्रिएशन बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल। और जब मनी बिल आ जाता है, मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब मनी बिल आ जाता है तो राज्यसभा का जो से है, राज्यसभा का जो से है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि अगर मनी बिल को पास कराना है तो लोकसभा के पास पावर है, पर इसमें क्या कह रहा है, द एप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आपको यह पता होगा कि एप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल होता है और मनी बिल की अगर बात आती है तो मनी बिल में लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा का कुछ एज सच से नहीं रहता है मनी बिल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन बिल पास होना चाहिए पर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, ये कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट है। अगर लोकसभा रहा होता तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हो जाता। तो आपको समझ में आ गया, ये आप बस आपको पता रहना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल है। और जैसे ही आपको पता चल गया कि एप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल है और मनी बिल में राज्यसभा का कोई से नहीं है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है यही गलत है और यही आपका आंसर भी है। और बाकी दूसरे स्टेटमेंट्स जो कि और 3 स्टेटमेंट दिए वो भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जा सकता है जब तक एप्रोप्रिएशन बिल ना पास हो जाए। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ठीक है। फाइनेंस बिल की अगर बात किया जाए, इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो अदर बिल एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेस व्हिच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। और जो आपका चौथा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि मनी बिल जो है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो अगर आपको ये ना भी पता हो, सपोज करो आपको नहीं पता है कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो एक तरह का मनी बिल है और मनी बिल में एक तरह का जो राज्यसभा का कोई सही नहीं रहता, सपोज करो आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है, पर ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये आप अपने लॉजिक से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करोगे तो कह सकते हो हाँ यार ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जब ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑटोमेटिक जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट में तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि एप्रोप्रिएशन बिल इज अ काइंड ऑफ मनी बिल एंड व्हेन इट कम्स टू मनी बिल राज्यसभा हैज नो से, दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है गलत हो गया। पर सपोज करो आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी बता दे रहा हूं कि ये जो और बाकी 3 स्टेटमेंट्स है ना, इनको सिर्फ पढ़ के कोई खास लॉजिक नहीं है, आपकी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आप समझ जाओगे 3 स्टेटमेंट सही है। और जब ये 3 स्टेटमेंट सही हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट हो गया। तो आपको लॉजिक से भी बता दिया कि एप्रोप्रिएशन बिल का क्या मतलब होता है, एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा आपको एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बता दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 फायदे हो गए, एक तो आपका कॉन्सेप्ट पता चल गया और यह भी पता चल गया कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह के एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने ये जितनी भी सीरीज आई है, मेरे ख्याल से 20वीं या 21वीं वीडियो है, उसमें इस तरह की सीरीज में मैंने बीच में कई इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले के वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इस तरह के मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं बीच बीच में, साथ ही साथ मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। तो जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जरूर से देखेगा, आप लोग के लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा। और ये तो नहीं कह रहा हूं कि सारा पॉलिटिकल क्वेश्चन सही कर लोगे, पर हाँ ये रहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर आप इतना वीडियोस देख लोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है
वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद इसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आना ही चाहिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं कि एकदम आप लोगों को मास्टर बना दूंगा, ये सब सारी चीजें नहीं कहता हूं, कोई किसी को मास्टर नहीं बना सकता, ठीक है। जीवन में सबसे एक असूल है, ठीक है, एक रूल होता है कि आप जब स्टूडेंट बने रहो, जब तक आप विद्यार्थी बने रहोगे ना, आप चीजें सीखते चले जाओगे। जब आपको लगेगा कि मैं सिखा रहा हूं लोगों को, तो आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी और आपकी वहीं पे ग्रोथ भी रुक जाएगी। सो कभी भी ये मत कहो कि मुझे सारी चीजें आती है, सीखते रहो, सीखते चलो, सीखते चलो। जब तक जीवन है तब तक सीखते चलो। विद्यार्थी का जीवन बताते चलो, चाहे जितनी भी एज हो जाए, ठीक है, कहीं भी हो, सीखते चलोगे। आपकी जो प्रोफेशनल गोल्स है, प्राइवेट गोल्स है, वो आराम से, ठीक है, पर्सनल चाहे प्रोफेशनल गोल हो चाहे पर्सनल गोल हो, आप आराम से उन गोल्स को अचीव करते चले जाओगे। सिर्फ कंडीशन ये है कि सीखते चलो, सीखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इस तरह का ना, थोड़ा सा मोटिवेशन भी देना चाहिए, तो क्लास थोड़ी इंटरटेनिंग हो जाती है ना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी तो आप लोग का भी थोड़ा वो बना रहता है कि हाँ यार करना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम क्या होता है ना कि जब एग्जाम आने लगता है तो बड़ी पैनिक होने लगती है, यार क्या करें क्या करें, साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आराम से पढ़ाई करिए, अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, ज्यादा सोचिए मत। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस क्या है वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में, ठीक है। अब देखो इसमें दो टर्म है, पहले तो ये जान लो इंटरिम बजट क्या होता है। एक तो होता है फुल ऑन बजट, ठीक है, फुल बजट एक होता है जो अभी 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट हुआ, ये आपका यूनियन बजट, पूरा फुल फ्लेज बजट है, ठीक है, पूरा फुल फ्लेज्ड बजट है। अब जब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 1 फरवरी 2024 में जो बजट प्रेजेंट होगा वो आपका इंटरिम बजट होगा। क्या होगा? वो आपका इंटरिम बजट होगा। क्यों? क्योंकि मई में, ठीक है, मई 2024 में आपके जनरल इलेक्शंस होंगे, तो उससे पहले जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इस वजह से फरवरी से लेके अप्रैल तक का जो सेशन है उसी के लिए सिर्फ बजट बनाया जाएगा, तो इस वजह से इसको इंटरिम बजट बोला जाता है। फिर जब लोकसभा जो है वो बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर बच रहा है उसके लिए बजट बनाया जाएगा। तो इंटरिम बजट कब आता है? इंटरिम बजट तब आता है, इंटरिम बजट तब प्रिपेयर किया जाता है जिसका जो ड्यूरेशन है वो छोटा होता है। सपोज करिए जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, 4-5 महीने बाद इलेक्शंस हैं, तो जब तक पार्लियामेंट की फंक्शनिंग चलेगी लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले, तभी तक का बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। और वो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट फ्लेज बजट जो है उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरिम बजट कहते हैं। ये हो गया आपका इंटरिम बजट। एग्जांपल बता दिया कि जो नेक्स्ट ईयर जो बजट आएगा भाई वो आएगा आपका इंटरिम बजट, क्योंकि मई 2024 में या अप्रैल 2024 में हमारे जनरल इलेक्शंस, ठीक है, भारत के जो जनरल इलेक्शंस हैं वो होने वाले होंगे, तो इस वजह से उस टाइम, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर बजट आएगा वो आपका इंटरिम बजट होगा। अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए वोट ऑन अकाउंट ये होता है कि बजट के दौरान क्या हुआ कि किसी मिनिस्ट्री को, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री हो गया या कोई स्कीम हो गया, ठीक है, इसमें इस मिनिस्ट्री को या स्कीम में कुछ पैसे अलॉटेड किए गए, ठीक है, कुछ फंड्स अलॉटेड किए गए, पर ये फंड्स जो है वो खत्म हो गए हैं या कुछ कमी पड़ गई है, तो अब एक्स्ट्रा फंड्स के लिए, ठीक है, अब एक्स्ट्रा फंड्स लेना है, ठीक है, अब एक्स्ट्रा फंड्स लेने हैं, तो वो कैसे होगा? वो होगा आपका वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट ये होता है कि कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए, तो अब किसका इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है वोट ऑन अकाउंट का। इंटरिम बजट क्या होता है भैया? इंटरिम बजट ये होता है कि लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है, तो लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले और जब बजट प्रेजेंट हो रहा है उतने बीच का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उस बजट को क्या कहते हैं? उस बजट को कहते हैं इंटरिम बजट। फिर जब नई लोकसभा फॉर्म हो जाएगी उसके बाद पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है वो आपका प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये होता है आपका इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। तो अब स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिए। अगर हम वोट ऑन अकाउंट की बात करें तो इट इज यूज बाय रेगुलर गवर्नमेंट, ठीक है, रेगुलर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। और इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है, कब यूज होता है? कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है या आपकी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होने वाली है क्योंकि जनरल इलेक्शंस है। तो ये स्टेटमेंट सही आपको बता चुका हूं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट, यानी कि अगर हम वोट ऑन अकाउंट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि वोट ऑन अकाउंट क्या है, मैंने आपको बताया वोट ऑन अकाउंट क्या है। वोट ऑन अकाउंट ये है कि जब फंड्स चाहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्कीम में या मिनिस्ट्री में पैसे कम पड़ गए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए छोटे टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्टर पीरियड के लिए, तब आपका वोट ऑन अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे डील कर रहा है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर, खर्चा से डील कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर से डील कर रहा है। वहीं अगर हम इंटरिम बजट की बात करें, अब बजट होता है भाई, बजट चाहे फुल फ्लेज बजट हो चाहे इंटरिम बजट हो, दोनों में ही आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा भी है और रिसिप्ट और कितना रेवेन्यू आएगा, दोनों चीजें। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पहले तो जान लो इंटरिम बजट क्या होता है, ये बता दिया, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, इंटरिम बजट क्या करता है? इंटरिम बजट में आपका एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों, यानी कि रेवेन्यू
जितना पैसा आ रहा है कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये दोनों होता है आपका इंटरिम बजट में। और वोट एंड अकाउंट में क्या होता है, वोट एंड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितना खर्चा और होगा, एक्स्ट्रा कितने फंड्स लगेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट देखें, दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आंसर्स में ज्यादा क्वेश्चंस का बताता नहीं हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको दोनों स्टेटमेंट, जो भी अगर एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझा दूं, आंसर्स आप आराम से अपने आप से कर लोगे। तो वोट एंड अकाउंट क्या होता है, वोट अकाउंट ये होता है कि कोई शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा फंड चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्कीम हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, तो किसके इस्तेमाल जो है सरकार किसका इस्तेमाल करेगी, वोट एंड अकाउंट का इस्तेमाल करेगी। इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट ये होता है कि लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है उससे पहले तक, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले और जब बजट प्रेजेंट हो रहा है तो इस ड्यूरेशन के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरिम बजट। और फिर लोकसभा, जब नई लोकसभा फॉर्म होगी उसके बाद जो है वो फुल फ्लेज बजट प्रेजेंट किया जाता है। और एक और मेजर डिफरेंस है कि वोट ऑन अकाउंट में आपका सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है, और वहीं अगर इंटरिम बजट की बात करें तो बजट होता है, चाहे फुल फ्लेज बजट हो चाहे आपका इंटरिम बजट हो, उसमें एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इंटरिम बजट और वोट एंड अकाउंट दोनों अलग अलग हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाएगा कि इंटरिम बजट और वोट एंड अकाउंट क्या सेम है, तो सेम नहीं है, वो मैं आपको दोनों चीजें बता चुका हूं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों एक्चुअल में क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट भी आपके इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ ऐसे कुछ फैक्ट्स थे, छोटे छोटे फैक्ट थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह के क्वेश्चंस को मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स भी थोड़े बहुत टेस्ट किए जा रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। अब ये कह रहा है कि अच्छा, मैंने आपको जॉइंट सिटिंग के बारे में बताया, ठीक है। जॉइंट सिटिंग कब होता है कि भाई लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, दोनों एक मत पे नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो अब उनको एक मत पे लाने के लिए, किसी पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए या एक मत पे लाने के लिए हाउस को, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। जॉइंट सिटिंग कौन कॉल करता है, जॉइंट सिटिंग भैया प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड करते हैं उसे स्पीकर ऑफ लोकसभा। और उसमें जो भी पर्टिकुलर बिल आया है वो किस मेजोरिटी से पास हो जाता है, वो आपका पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। ये क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से बिल से रिलेटेड, किस बिल से रिलेटेड आपका जो जॉइंट सिटिंग है ये बुलाई जा सकती है। तो इसका आंसर है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल्स या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मनी बिल में तो आपको बता चुका हूं कि भैया राज्यसभा का कोई सही नहीं है, तो इसकी कोई बात ही नहीं आती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी आपका जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है। अब आप कहोगे क्यों, अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्यों, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो भी मैं बता दे रहा हूं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जॉइंट सिटिंग का क्या प्रोविजन है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन यह है कि इसमें जो बिल डिस्कस होगा, वो कैसे पास होगा, वो हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से। तो व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्डिनरी बिल, तब तो ठीक है प्रोविजन, भाई ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करना आसान होता है कंपैरेटिवली आपका स्पेशल मेजॉरिटी से, तो ठीक है। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आपका जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस तरह में क्या होता है कि बिल को पास करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, बिल को पास करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल मेजॉरिटी होती है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो वोट अगर ज्यादा कर देंगे फेवर में तो बिल पास हो जाएगा। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आपका जो जॉइंट सिटिंग है उसका प्रोविजन नहीं दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वो जानते थे कि अगर ब्रूट मेजॉरिटी हो जाएगी तो शायद, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर वो थॉट था, भाई आदमी हर चीज सोचता है ना, वो थॉट था कि हमारा जो संविधान का फाउंडेशन है, ठीक है, जो फिलॉसफी है वो कहीं चेंज ना हो जाए। इस वजह से जो जॉइंट सिटिंग है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डिनरी बिल्स या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस के लिए ही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप कभी इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे पूछेंगे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जॉइंट सिटिंग में नहीं दिया गया, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता सकते हो। मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि अगर कोई डाउट होगा तो अब वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो भी अगर डाउट है तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पिन डाउन कर दिया करो। आपके सारे कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके जो डाउट्स हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूं। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें से कोई भी मेंबर राज्यसभा का नहीं है। तो इसका सीधा आंसर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसका सीधा आंसर है एस्टीमेट्स कमेटी, ठीक है। एस्टीमेट्स कमेटी की बात करें तो एस्टीमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। एस्टीमेट कमिटीज में आपके 30 मेंबर्स होते हैं और ये सब के सब लोकसभा से होते हैं।
ठीक है, ये सब के सब आपके कहां से होते हैं? ये सब के सब आपके लोकसभा से होते हैं, दैट्स इट। और एस्टिमेट्स कमेटी ही सबसे लार्जेस्ट कमेटी भी है, ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया है। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, सो ये मिस नहीं करना है। सो which committee has no members, has no MPs from Rajya Sabha? The committee is estimates committee. The total members of this committee is 30 members, and all the 30 members belong to the Lok Sabha. And estimates committee is also the largest committee in the parliamentary standing committees. क्लियर हो गया? इससे 3 क्वेश्चन सवाल हो गए आपके खत्म। इसमें कोई खास लॉजिक नहीं, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, The parliamentary committee which scrutinizes the report of the Comptroller and Auditor General of India is, मैंने आपको बताया है कि जो कैग होते हैं, ठीक है, कैग का काम क्या होता है? कैग ऑडिट करते हैं। ठीक है, सरकार कितना खर्च कर रही है, ठीक है, सरकार के पास कहां से पैसे आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो जो स्कीम में लगाए गए हैं वो उतने ही खर्च हुए हैं, नहीं खर्च हुए हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें जो है सरकार का जो भी खर्चा है, ठीक है, वो सारा ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। अब कैग अपनी रिपोर्ट, ठीक है, अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसको किसको देता है? वो देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, कैग ने अपनी ऑडिट की रिपोर्ट बनाई, ठीक है, किसको दिया भैया? प्रेसिडेंट को दिया। अब प्रेसिडेंट ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, जो कैग की रिपोर्ट है, इसको प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। अब मैंने आपको बताया है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है ना, कैग की जो रिपोर्ट होती है, इसमें काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ऑडिटिंग हो गया, पूरा वो अकाउंटेंसी होती है, तो वो आम आदमी को नहीं समझ में आता। ठीक है, तो काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो इस टेक्निकल टर्म्स को, यानी कि जो कैग रिपोर्ट है, इसको सिंप्लीफाई करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? इसको सिंप्लीफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। तो कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई, ठीक है, या स्क्रूटनाइज, ठीक है, स्क्रूटनाइज हो गया या सिंप्लीफाई हो गया, ये सेम टर्म है, कौन करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। क्यों करती है ये आप जानो कि भाई जो कैग की रिपोर्ट है ये काफी ज्यादा टेक्निकल होती है। ठीक है, काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो आम लोगों को, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। इस वजह से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वो क्या करती है? वो कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करती है। ठीक है, सिंप्लीफाई करती है, आसान भाषा में फिर से वो रिपोर्ट प्रेजेंट करी जाती है पार्लियामेंट में, ताकि ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है ये सभी मेंबर्स को आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन का आंसर तो स्ट्रेट अवे है कि भैया पार्लियामेंट्री कमेटी जो कैग की रिपोर्ट है वो कौन स्क्रूटनाइज करती है? वो करती है भैया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पर क्यों करती है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के नहीं जा रहा हूं भाई, इसके इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके दिमाग में शायद नहीं आते होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ना बुक्स में मेंशन नहीं की जाती, बुक में सिर्फ आपको ये दे दिया जाएगा, खत्म। ठीक है, इस वजह से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस सीरीज को मिस आउट मत करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं है, आपका मेंस भी कवर करवा दूंगा मैं, और जितनी भी मैं वीडियोस आ चुकी है उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के कंटेंट हैं। तो आप अगर किसी भी स्टेट के पीसीएस तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स निकालोगे पॉलिटी से, और जितना मैंने कवर कराया है उससे चांसेस रहेंगे कि आप मेंस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी कर लोगे, ये गारंटी नहीं देता हूं मैं, और कभी देनी भी नहीं चाहिए, 100% कोई नहीं कर सकता है। हाँ, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफी बेटर हो जाएगी जब ये सारी सीरीज आप देख लोगे, और अच्छे से इसके अगर आपको लगे तो नोट्स भी बना लेना, जो मैं सारी चीजें बोलता हूं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ही क्यों स्क्रूटनाइज करती है, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? ये आसान सा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन एडवाइजरी कमेटी बनाता है पार्लियामेंट में, तो इसका आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद में कुछ आसान क्वेश्चंस भी रखता हूं, क्योंकि लाइफ में हर चीज हार्ड नहीं होती है। ठीक है, डियर जिंदगी एक मूवी है, उसमें कहते हैं शाहरुख खान की हर चीज जो हार्ड है, या आपको ऐसा नहीं कि आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड रास्ते से ही गुजरना होगा, आसान रास्ता भी अपना सकते हैं, तो हार्ड रास्ता भी अपनाइए, आसान रास्ता भी अपनाइए, दोनों का मिक्स करिए। ठीक है, सिर्फ हर चीज हार्ड ही नहीं और हर चीज आसान ही नहीं। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस के बाद कुछ ऐसे स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट्स दोनों कवर करानी है सीरीज में। तो एडवाइजरी कमेटी जो पार्लियामेंट की वो कौन फॉर्म करता है? वो करता है भैया द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई खास लॉजिक है नहीं इसमें। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। यार इसमें ठीक है, आपको ना भी पता ना, आप दिमाग लगा सकते हो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताता हूं कि आप कैसे एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, भाई नाम में कमेटी है तो ये तो होगी कमेटी। ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसके भी नाम में कमेटी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के इश्यूज हैं वो इस कमेटी के पास जाएंगे। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, ऑब्वियस सी बात है कोई भी एस्टिमेट का इशू होगा वो इस कमेटी के पास जाएगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी,
ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी, ये आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स ये है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स है, पर डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी ये नहीं है। कैसे पता चल जाएगा? आपको ये पता है कि भैया ये 3 कमेटी है, अब चारों तो आंसर हो नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, चारों में कोई एक तो गलत होगा ना, तो ऑब्वियसली बात है चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। आसान सा लॉजिक है, इसमें कोई खास वो नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस कमिटीज से रिलेटेड कई बार पूछे जाते हैं, इस वजह से आज के वीडियो में मैं कई सारे कमिटीज से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ताकि कमिटीज से क्वेश्चंस अगर आप आए तो आप आसानी से कर लो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो जल्दी लोग कवर नहीं करते हैं, कमिटीज वगैरह, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप कवर नहीं कर रहे हो तो उसे कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ दिस कमिटी इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर फॉर्मल डिस्कशन। अब ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है वो कमेटी, ठीक है, वो कोई ऐसी कमेटी बना सकती है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर्स हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इस कमेटी का, जो भी कमेटी फॉर्म हुई है, उस कमेटी का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि भाई एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जाए जहां पे फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, किसके बीच, सरकार के बीच, ठीक है, सरकार के बीच और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो इलेक्शन जीत के आए पर वो सरकार में नहीं है, ठीक है, ऑपोजिशन में, ठीक है, ऑपोजिशन में, उनके बीच एक फोरम मिले जहां पे प्रॉपर डिस्कशन हो सके। भाई कमेटी का काम क्या होता है? कमेटी का काम ये होता है कि पार्लियामेंट में सरकार ने कोई बिल प्रेजेंट किया, अब उस बिल में कोई ऐसे क्लॉजेज हैं जिससे कुछ वो डिबेट हो रहा है, ठीक है, तो अब वो पर्टिकुलर बिल को कमेटी में रिफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उस कमेटी के मेंबर्स में सरकार के मेंबर्स भी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो अब एक वो ऐसा फोरम है जहां पे चर्चा की जा रही है, जो पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बता रहे हैं कि इस बिल में क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, फिर उस दिक्कत को, जो दिक्कत बता रहे हैं उसको जो गवर्नमेंट मेंबर्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर डिस्कशन होता है, प्रॉपर चर्चा होती है, उसके बाद उस बिल को स्क्रूटनाइज करने के बाद फिर से प्रेजेंट किया जाता है। इस वजह से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पार्लियामेंट में, ठीक है, क्योंकि हर चीज पार्लियामेंट में ना डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि भैया बिल्स भी पेश करने रहते हैं, बिल को पास कराना रहता है, तो इस वजह से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स, ठीक है, जिसपे चर्चा जो है वो ज्यादा लंबी चल सकती है, तो उनको क्या करते हैं, उनको रिफर कर दिया जाता है भाई स्टैंडिंग कमिटीज या पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास, ताकि वहां पे प्रॉपर चर्चा हो सके, एक ऐसा फोरम हो जहां पे प्रॉपर डिस्कशन हो, प्रॉपर डिबेट हो, ठीक है, एक होलिस्टिक पिक्चर सामने आए, और उसके बाद जो भी बिल में चेंजेस हैं वो बिल चेंजेस में इंडक्ट किया जाए और फिर से वो रीइंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया है कि सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन है भैया, सबसे लार्जेस्ट कमेटी आपकी एस्टिमेट कमेटी। कितने मेंबर है इसमें 30 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर्स हैं, एंड ऑल द 30 मेंबर्स बिलोंग टू द लोकसभा, ठीक है। इन एस्टिमेट्स कमेटी देयर इज नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा, all the 30 members belongs to the Lok Sabha and estimates committee is the largest committee, ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर से मैंने रिवाइज करा दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, नहीं आ रहा था, अगर आपने कवर नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में ऐसा भी है कि जिसने कई चीजें कवर की हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए फायदा है, जिनको चीजें पता है उनका रिवीजन हो रहा है, जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदा है, ठीक है, और जिनको कुछ चीजें पता है उसमें कुछ और एड ऑन हो सकता है, तो सभी को फायदा है, ठीक है। तो इस सीरीज को जरूर देखिए, इसलिए बार बार कहता हूं कि जो पुराने वीडियोस मिस हैं नहीं देखें तो उसे भी जरूर से देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कमेटी है भाई, ठीक है, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, आपको भी नहीं पता इसका आंसर, ठीक है, अपन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे, देखते हैं कि ये क्या फाइनेंस रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है, बस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अकाउंट्स आ रहा है भाई, अकाउंट्स किससे, साइंस रिलेटेड नहीं है, आर्ट्स रिलेटेड नहीं है, ठीक है, किससे रिलेटेड है भाई, ये आपका कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरे हिसाब से तो है, ठीक है, आपके पास हिसाब से नहीं होगा तो बताना क्यों नहीं है, ठीक है। एस्टिमेट्स, खर्चा कहाँ होता है, खर्चा भी आपका फाइनेंशियल से नहीं है कि फाइनेंस रिलेटेड है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक अंडरटेकिंग्स उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम तीनों कमिटी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं तीनों ही जो कमिटी है इनका जो रिलेशन हो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से है, ठीक है, फाइनेंशियल कमिटी या फाइनेंसेस से है। तो आपको नहीं पता है, पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा है, आप आराम से लॉजिक लगा सकते हो कि हाँ भाई ये तीनों कमिटी का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ही कमेटी आपकी फाइनेंशियल कमेटी का पार्ट होती हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, पर कंडीशन ये रहेगी कि आपका दिमाग
कितना ज्यादा आप अपने दिमाग को चला रहे हो एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आपको नहीं पता रहते। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं पता होंगे। कई सारा क्वेश्चंस आपको इस तरह सॉल्व करने पड़ेंगे, या तो आपको लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी बता दी और कैसे आप लॉजिक से, ठीक है, लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, पर हमने कैसे डिकोड किया कि भाई अकाउंट्स, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है। एस्टिमेट्स कमिटी, भाई खर्चा किससे, फाइनेंस से रिलेटेड है। पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक का पैसा किससे रिलेटेड है, भाई फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली बात है कि इन तीनों कमिटी की अगर बात की जाए तो ये तीनों कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, पर क्यों रखा मैंने, ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आप लॉजिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब सेशन एंड करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि देखो, लाइफ में अगर आपको एक बार सीरियसली तैयारी करनी है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की कॉम्बो की, तो स्टडी आईक्यू पे आप एनरोल कर सकते हो, पर गलती से जाके ये प्राइस मत पे कर देना। ठीक है, ये प्राइस मत पे कर देना, आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू पुट इट, एक कोड लगाना है RS लाइफ। ये जैसे कोड लगाओगे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे तो मैं आपकी लाइफ आसान कर ही रहा हूं, अगर आप मेरा कोड इंप्लीमेंट कर दोगे जो कि RS लाइव है, तो उससे आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्बो कोर्स जो है आपका 21,999 का पड़ जाएगा। और मैं दोनों कोर्सेज की बात कर रहा हूं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों का कॉम्बो। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो भी मैंने आज की वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके डाउट है उसे कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।